हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकिता। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ICAR JRF एग्रोनॉमी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2020। 2020 वाला जो ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इसका हम क्वेश्चन के आंसर विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे। वैसे ही ये सीरीज़ जो हमने सेट 1 सीरीज़ है क्वेश्चन पेपर की, वो इसीलिए स्टार्ट की है क्योंकि जो ICAR का 2019 का क्वेश्चन पेपर था, एक्चुअल में जो NTA पेपर ले रहा था, NTA ने जो चेंजेस किए हैं क्वेश्चन पेपर में, तो जो 2019 था उसमें काफ़ी हाई लेवल था। 2019 के पेपर में हमने देखा कि ऐसे जो कि हमारे ऐसे एग्ज़ाम जो कि आपके हाई लेवल के एग्ज़ाम होते, जैसे कि IAS का प्रीलिम्स हुआ, आपके स्टेट लेवल के पेपर हुए, तो उसमें जो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे थे, ये क्वेश्चन आपको वहाँ देखने को मिला है 2019 में। 2019 तक तो ये बातें ठीक थी ICAR एग्रोनॉमी की, बट ICAR NTA ने 2020 में एग्रोनॉमी का ऐसा क्वेश्चन पेपर दे दिया जो कि हाई लेवल और काफ़ी टफ पेपर माना जाता है 2020 का। तो हम जो 2020 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें यही देखेंगे कि वो क्वेश्चन कौन से थे और ये क्वेश्चन का लेवल क्या होना चाहिए। और अब जो स्टूडेंट जो 2021 के लिए पेपर दे रहे हैं, ये अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्टअप करें और कैसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे 2021 में। तो आइए चलिए हम सेट 1 सीरीज़ देख रहे हैं, JRF एग्रोनॉमी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आंसर विथ एक्सप्लेनेशन। इसमें ही हम देखेंगे गेट राइट आंसर एंड राइट एक्सप्लेनेशन, राइट सोर्स ऑफ द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। और ये सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वो हर स्टूडेंट के लिए जो 2021 ICAR JRF के एग्ज़ाम एग्रोनॉमी से लिख रहा है। जैसे कि क्वेश्चन 1 अगर हम देखें, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, स्टेटमेंट 2 दिया है, और इसमें जो ऑप्शन है वो है स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर राइट। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है कंजर्वेशन एग्रीकल्चर इन्वॉल्व नो टिलेज बट बायोलॉजिकल टिलेज इज अलाउ। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है आप लोगों के अकॉर्डिंग? स्टेटमेंट, ये जो क्वेश्चन पेपर है, मैंने अभी पहले ही आपको बताया है स्टार्ट करने से पहले कि ये NTA बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, इसीलिए आप सभी स्टूडेंट को ये समझना रहेगा कि आपका लेवल किस टाइप का है। और जो सेकंड क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 2 जो है, ड्यूरिंग द इनिशियल ईयर ऑफ द कंजर्वेशन एग्रीकल्चर देयर इज हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ वीड। याद रखिए, हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ वीड बट इट डिक्रीज इन पासिंग ईयर। यहाँ सिंपल से 2 स्टेटमेंट आपके सामने दिए हैं। ये 2 स्टेटमेंट से जो भी अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, आप इसके ऑप्शन नीचे दिए हैं। ए जो दिया हुआ है, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू है, या फिर बी ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। थर्ड जो ऑप्शन दिया हुआ है, स्टेटमेंट 1 इज़ अ करेक्ट एंड statement 2 is a false, statement 1 is a incorrect and 2 is a true। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है कि हम पहले स्टेटमेंट 1 को और स्टेटमेंट 2 को देखते हैं कि वो करेक्ट है या नहीं। यही बात करते हैं कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की। जो स्टूडेंट ने ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ा होगा वो ही ये स्टेटमेंट को बना सकते हैं कि ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है या नहीं। तो आइए चलिए, कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के अंदर नो टिलेज अलाउ है, और दूसरा ये है कि बायोलॉजिकल टिलेज इज़ ऑल्सो भी अलाउ। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि स्टेटमेंट फर्स्ट क्या है आपका, करेक्ट है। अब स्टेटमेंट 2 की बात करते हैं। हाँ, जब भी आप अपनी फील्ड में कंजर्वेशन एग्रीकल्चर का यूज़ करते हैं, मतलब मिनिमम आप एटलीस्ट 30% क्रॉप रेसिड्यू जो अपनी फील्ड में डालते हैं, तो ये आपका कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की डेफिनेशन कहलाती है। और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के जब हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अपनाते हैं तो उसके स्टार्टिंग ईयर में वीड पॉपुलेशन आने के चांसेस बहुत हैवी होते हैं, इन्फेस्टेशन बहुत हाई होता है। इन्फेस्टेशन हाई होने के कारण क्या होता है,
जब ये कंजर्वेशन एग्रीकल्चर के कुछ सालों के बाद वो धीरे 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 जो वीट पॉपुलेशन है वो रिड्यूस होने लगती है, ये स्टेटमेंट आपका 2 है और ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो देखते हैं हम स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। तो योर आंसर इज ए। आपको समझ आ गया होगा कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 को आपको समझना है कि कौन सा करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है या स्टेटमेंट 2। तो यहाँ आंसर आपका ए है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। जैसे कि हम देख रहे हैं मैच द कॉलम। मैच द कॉलम पहले भी आते थे, इसलिए इतना कोई वो नहीं है, बट ये मैच द कॉलम में आपको याद रखना है। पहले जो मैच द कॉलम आते थे हार्ड कॉपी होती थी तो आप इजीली कर लेते थे। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपको याद रखना है कि लिस्ट 1 दी रहेंगी और लिस्ट 2 रहेगा। ये दोनों लिस्ट आपकी रहेंगी और लिस्ट 1 और 2 में आप देखेंगे कि फर्स्ट ऑप्शन जो पहला जो बोल रहा है वो बोल रहा है कि फोटोट्रॉपिज्म हो गया, जियोट्रॉपिज्म हो गया, है ना, वैसे ही फोटोपीरियोडिज्म हो गया। आपसे सिंपल पूछा है कि कौन सा करेक्ट फॉर्म है, तो यहाँ सिंपल सा है कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है, फोटोट्रॉपिज्म क्या है, फोटोट्रॉपिज्म क्या है, इज अ बैंडिंग टूवर्ड द लाइट। तो मतलब कि हमारा ए ऑप्शन जो है, ए का जो आंसर करेक्ट आंसर है वो क्या है आपका, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, बैंडिंग टूवर्ड द लाइट, ये होता है फोटोट्रॉपिज्म। ऐसे ही बात करें जियोट्रॉपिज्म मीन्स बैंडिंग टूवर्ड द सॉइल। तो बी का आपका आंसर हो गया 1, तो यहाँ बी का आंसर है 1। अब आप इसको सॉल्व करने की ट्रिक देख लीजिए कि ए को थर्ड देना है और बी को 1 देना है। देखिए यहाँ बी आपको ए वाला जो ऑप्शन है उसमें ए 1 कह रहा है, जबकि अभी हमने डिस्कस किया कि ए वाला जो है उसका करेक्ट है थर्ड 1, जिसको आपने कहा है बैंडिंग टूवर्ड द लाइट, और बी ऑप्शन जो जियोट्रॉपिज्म है बैंडिंग टूवर्ड द सॉइल। और आप अगर सी ऑप्शन में अगर आपने ये फर्स्ट टाइम ये टर्मिनोलॉजी देखी है तो आप डी ऑप्शन को पहले सॉल्व करिए। डी ऑप्शन ये कह रहा है कि फोटोट्रॉपिज्म कुछ नहीं है, दिस इज अ रिस्पॉन्स टू डे लेंथ फॉर द फ्लोरल इनिशिएशन, ये उसकी डेफिनेशन होती है। तो डी ऑप्शन आपका हो गया, डी का आपका आंसर है सेकंड। तो आप यहाँ से आपका आंसर निकाल लेंगे, ये आंसर डी है। तो ऐसे ही करके आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन आपका एनटीए के पैटर्न में 2020 में देखा गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में सिंपल सी बात है कि थर्ड क्वेश्चन आपका ऑलरेडी स्टेटमेंट 1 आ गया वापस से। मतलब ये कहने का मतलब है कि एनटीए ने 2020 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पे काफ़ी स्टेटमेंट पे काम किया है। तो स्टेटमेंट वही स्टूडेंट उसको सॉल्व कर पाएंगे जिनने थ्योरी बहुत स्ट्रांगली कवर की है। तो मेरी सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। तो हम स्टेटमेंट 1 हम थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपका बोल रहा है कि न्यूट्रिएंट that are important in energy storage reaction often present in plant tissue। और सेकंड स्टेटमेंट बोल रहा है some virus induced plant disease may produce symptoms। ओके, सिम्टम तो प्रोड्यूस करेगा, बट ये सिम्टम किसकी तरह दिखेगा, जस्ट लाइक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के जैसे न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के सिम्टम्स होते हैं, जस्ट लाइक वैसे ही सिमिलर सिम्टम दिखेंगे। तो आपके अकॉर्डिंग क्या स्टेटमेंट 1 करेक्ट है? हाँ, यस, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और क्या स्टेटमेंट 2 की कोई भी जो भी सम वायरसेस डिजीज होती है उसमें जो सिम्टम दिखाई देता है वो क्या सिमिलर होता है न्यूट्रिएंट से? हाँ, यस, सिमिलर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमारे ऑप्शन को हम सिलेक्ट करेंगे तो ऑप्शन में हम देखेंगे बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट है। हाँ, यस, हमारा ऑप्शन ए ही करेक्ट है क्योंकि इसमें हमने लगा दिया है कि स्टेटमेंट 1 भी करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, मतलब दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। तो आपका आंसर हुआ ए, थर्ड 1 क्वेश्चन का। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन ऑल्सो भी स्टेटमेंट, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि स्टेटमेंट दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1 हम अच्छे से पढ़ते हैं पहले कि स्टेटमेंट 1 में
स्टेटमेंट 1 जो दिया था सिंगल सुपर फॉस्फेट, देखिए सिंगल सुपर फॉस्फेट, डबल सुपर फॉस्फेट एंड ट्रिपल सुपर फॉस्फेट आर MCP, मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए सेकंड स्टेटमेंट जो था MCP आर वाटर सॉल्युबल, क्या मोनो कैल्शियम फॉस्फेट वाटर सॉल्युबल है? और क्या वाटर सॉल्युबल होने के साथ साथ हाईली लीचिंग लॉसेस है? तो यस, हम इसमें देखेंगे कि क्या सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो सेकंड हमारा बिल्कुल करेक्ट नहीं है, ये आपको ये स्टेटमेंट सेकंड जो है वो फॉल्स है, और फर्स्ट स्टेटमेंट हाँ, दिस इज आर मोनो कैल्शियम फॉस्फेट। तो जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है, डबल सुपर फॉस्फेट है, ट्रिपल है, हमारा स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। तो अब हमें देखना है कि ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, उसमें से हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है वो है सी ऑप्शन। सी में जो स्टेटमेंट सेकंड है वो फॉल्स है, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। तो ऐसे करके हम स्टेटमेंट वाइज को सॉल्व करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में हमारा लिखा है, फिफ्थ क्वेश्चन भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये फिफ्थ क्वेश्चन का हम देखते हैं कि यहाँ सिंपल सा हमारा ये है कि स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट ने बताया कि एक यूनिट, हीट यूनिट क्या होता है। सिंपल बात है कि हीट यूनिट की यहाँ डेफिनेशन को डिफाइन कर दिया गया है। और दूसरा है स्टेटमेंट जो है अ हीट यूनिट, फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। चलिए स्टेटमेंट 1, अ हीट यूनिट इज अ डिपार्चर फ्रॉम मीन डेली टेम्परेचर बिलो द मैक्सिमम टेम्परेचर। क्या ये डेफिनेशन यूनिट हीट की है? तो आंसर है नहीं। इसको भी हम आगे चेक करते हैं स्टेटमेंट 2 को देख के। Q10 कोशेंट, ये इसकी डेफिनेशन बोल रहा है, ये आपका एग्रोमेट्रोलॉजी में कवर होता है। Q10 का जो रेशियो है, क्या रेट ऑफ प्रोसेस एट अ सर्टन टेम्परेचर टू दैट अ टेम्परेचर 10% लोअर। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? तो आपका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सेकंड, और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। तो यहाँ हमें देखना है कि हमारा आंसर स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, 1 करेक्ट नहीं है और सेकंड करेक्ट है। तो हम कौन सा ऑप्शन में जाएंगे? तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब हम ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, ये क्वेश्चन में मेजर कॉलम है। मेजर कॉलम में सिंपल सी बात है कि हम लोगों ने हमेशा कभी भी जो भी क्रॉप पढ़ी है उसमें ओरिजिन आपने पढ़ा ही होगा बहुत अच्छे से, बट ये क्वेश्चन भी आपका इनोवेटिव आ गया 2020 के पेपर में। चलिए आइए डिस्कस करते हैं। लिस्ट 1 में आपका क्रॉप दिया है और दूसरे में उसको ओरिजिन बताना है। जैसे कि सेफ्लावर का ओरिजिन कहाँ है आपका, सेफ्लावर का, सनफ्लावर का ओरिजिन कहाँ है, सोयाबीन का ओरिजिन कहाँ है। तो हम पहले सोयाबीन से स्टार्ट करते हैं। सोयाबीन का सभी को पता है चाइना है, तो आपने यहाँ लिख लिया कि जो सी है उसका आंसर आपका क्या है, फोर्थ वन। तो फोर्थ वन में आपके यहाँ देखिए 2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे, फोर्थ में सी का फोर्थ है। तो यहाँ हम बात करें कि आपका जो ऑप्शन है ग्रीन ग्राम, तो यहाँ आपको याद रखने की बहुत इम्पॉर्टेंट, मतलब बहुत ज़रूरी हो गया है पढ़ना, क्योंकि NTA ने बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर दिया है। तो ग्रीन ग्राम का अधिकतर बच्चों को पता है कि इंडिया है, बट यहाँ आपके ऑप्शन इंडिया में कहीं नहीं है। ये ऑप्शन थोड़े से उटपटांग है, बट आपको याद रखना है ग्रीन मैन्योर का जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सेकेंड, मतलब इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसका करेक्ट आंसर था। तो यहाँ आपने डी, अब यहाँ डी ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो गया। तो यहाँ तो आपका और कन्फ्यूज़न बढ़ गया क्योंकि दोनों में ही फोर्थ और सेकंड ऑप्शन लगा हुआ है। तो मतलब आपको ये है कि आपको याद होना चाहिए था कि जो सनफ्लावर है इसका ओरिजिन सभी को पता है। जो स्टूडेंट प्रिपेयर हो रहे हैं नहीं पता है तो इसका करेक्ट आंसर मैक्सिको है, और मैक्सिको में ये आंसर आपका फर्स्ट है। तो बी आपका फर्स्ट है। ऐसे करके हमारा ये सॉल्व हो गया और इसका करेक्ट आंसर है सी। 7th क्वेश्चन को देखते हैं, चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। ये भी आपका ये क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग मेजर इवेंट इन अ ड्राई लैंड एग्रीकल्चर।
ओके, ड्राई लैंड एग्रीकल्चर रिसर्च इन क्रॉनिकल ऑर्डर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। सिंपल सी बात है बच्चों, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात कर रहे हैं। हाँ, यहाँ कोई ईयर मेंशन नहीं है। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि एनटीए ने क्वेश्चन बनाते समय गलती कर दी है। एनटीए ने गलती नहीं की है। एनटीए ने आपको एक, जो हम फर्स्ट ईयर, आप जब स्कूलिंग में थे तो आपको 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में समझाया गया था कि असेंडिंग से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है और डिसेंडिंग से असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर जो स्टूडेंट को याद नहीं है, आप ये थोड़ा सा कि बच्चे बोलते हैं ईयर भूल जाते हैं हम, तो यहाँ आपको याद रखना था ईयर। जैसे कि फर्स्ट ऑप्शन में दिया है इक्रीसैट, दूसरा बी में लिखा हुआ है आपका ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, दूसरा है ऑपरेशनल रिसर्च प्रोजेक्ट, ये ड्राईलैंड टॉपिक से रिलेटेड है। केवीके एंड क्रीडा भी आपका ड्राईलैंड है। इवन इनने बता दिए कि ये सब इवेंट जो है वो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो सिंपल सा बात है कि क्रॉनिकल ऑर्डर में हम कैसे लिखेंगे, तो इस्टेब्लिशमेंट ईयर जैसे क्रीडा, इक्री सेट की बात करूं मैं तो इक्री सेट का जो इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, तो यहाँ जो इक्री सेट का इस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो है 1972। ओके, 1972 हो गया। अब बात करते हैं हम क्रीडा बहुत ही फेमस है। जो भी स्टूडेंट एग्रोनॉमी का है तो मेरी बहुत रिक्वेस्ट है कि जब आप पढ़ाई करते हो तो बहुत सीरियस होके करिए, क्योंकि एनटीए का बिल्कुल, मैं बार बार आपको याद दिला रही हूँ, एनटीए ने पेपर को काफ़ी टफ हाई लेवल कर दिया है। क्रीडा का है इस्टेब्लिश 1985। तो यहाँ से आपका सॉल्व हो जाएगा कि जो आपका ई ऑप्शन है, तो यहाँ ईयर वाइज चलेंगे। ड्राईलैंड का है 1970, इसका इस्टेब्लिशमेंट ईयर बताना है बच्चों आपको, इस्टेब्लिशमेंट ईयर। केवीके 1974। तो हम अब इसको क्रॉनिकल ऑर्डर में लगाएंगे, तो आपका पहला लगेगा कौन सा, 1970, दूसरा 1972, फिर तीसरा ORPS, फिर नेक्स्ट जो है आपका केवीके और केवीके के बाद लास्ट वन जो है वो क्रीडा है। ओके, क्रीडा है। तो सिंपल सा है, यहाँ जो आंसर आपका आ रहा है ए। जैसे कि ये जो है वो आपका कौन सा ऑप्शन है, बी। ये वाला जो है आपका ऑप्शन ए, ये है सी, ये है डी और ये है ई। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही पैटर्न बिल्कुल चेंज है, और ये पैटर्न में आपको मूव करना ही पड़ेगा क्योंकि आपका पैटर्न ऑलरेडी चेंज हो चुका है 2019 से। नेक्स्ट क्वेश्चन भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड है, और काफ़ी स्टूडेंट ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा इग्नोर कर देते हैं कि हाँ हमें थोड़ी बेसिक्स बुक करके हम एग्रोनॉमी को निकाल लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन में हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन एनडीवीआई होता क्या है। एनडीवीआई ऑफ अ क्रॉप बी मेजर बाय यूजिंग, ये पहली बात है कि हमें तो ये टर्म पहली बार देखी है हमने नहीं। जैसे हमारे काफ़ी स्टूडेंट बोल रहे थे मैम ये कहाँ से क्वेश्चन को इन्वॉल्व कर रहे हैं, नहीं, ये क्वेश्चन आपका सॉइल फर्टिलिटी से रिलेटेड है। सिंपल सी बात है कि ये जो है नॉर्मलाइज डिफरेंशिएट वेजिटेटिव इंडेक्स है। ये आपको बताता है कि प्लांट कितना ग्रीननेस है या क्लोरोफिल कितना है। तो इसको जो मेज़र करते हैं वो एक ऑप्टिकल बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम ग्रीन सीकर है। तो ये एनटीए ने ये क्वेश्चन को भी इंट्रोड्यूस किया 2020 के पेपर में, पेपर का लेवल को इंक्रीज करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि हम देख ही रहे हैं, वापस से स्टेटमेंट हमारे सामने हैं। गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट 1 जो है, अमोनियम सल्फेट कैन सप्लाई नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड सल्फर। ठीक है, अमोनियम सल्फेट सबसे इम्पॉर्टेंट आपका अमोनियम सल्फेट है। क्या अमोनियम सल्फेट, तो सभी स्टूडेंट जानते हैं अमोनियम सल्फेट को। पहले हम स्टेटमेंट 2 भी पढ़ लेते हैं। 2 स्टेटमेंट जो है, अमोनियम सल्फेट इज अ मोस्ट सुटेड नाइट्रोजन फर्टिलाइजर इन एसिडिक सॉइल। तो यहाँ आपका थोड़ा सा
यहीं उसने लिखा है कि जो भी अप्रोप्रिएट आंसर है आप नीचे दे सकते हैं। तो यहाँ तो भैया स्टेटमेंट ही हमें याद करना पड़ गया। हमने तो अभी तक देखा था कि अमोनियम सल्फेट में सल्फर परसेंट कितना होता है, तो सल्फर परसेंट सभी को पता है कितना होता है, 24%। तो यहाँ हमने सल्फर को तो हाँ बोल दिया कि भैया सल्फर होता है। नाइट्रोजन भी होता है, नाइट्रोजन 20.5% होता है अमोनियम सल्फेट में। अमोनियम सल्फेट का नेचर आपका एसिडिक नेचर है और सबसे ज़्यादा हम राइस की क्रॉप में यूज़ करते हैं। तो यहाँ हमारे स्टेटमेंट में कैल्शियम को पुट कर दिया। कैल्शियम पुट करने से और हमारा क्वेश्चन मार्क लग गया और हमने नाइट्रोजन और सल्फर को देख के ग्रीन सिग्नल दे दिया। जब आप ग्रीन सिग्नल दे देंगे, अगर आपका एक स्टेटमेंट गलत है और दूसरा आपका सही है या फिर दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, तो आपको याद रखना है नेगेटिव मार्किंग NTA ICR में नेगेटिव मार्किंग होती है। जो स्टूडेंट नए हैं, जिनने पहली बार ये ICR पहली बार मतलब कि आप 3rd ईयर में नहीं दिए, 4th ईयर में दे रहे हैं या फिर आप नए कैंडिडेट हैं, तो आपको याद होना चाहिए कि नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ हम बात करें हमारे करेक्ट आंसर की, तो आंसर आएगा बी में उसने कहा है ना स्टेटमेंट 1 सही है ना स्टेटमेंट 2। 1 क्यों सही नहीं है? क्योंकि कैल्शियम आपका आ गया है। तो आपको ये चीज़ें याद रखना है। बी केयरफुली टिक द आंसर। हम बात करें अब लास्ट वन क्वेश्चन 10 की। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन भी ड्राईलैंड एग्रीकल्चर फार्मिंग से था। अंडर ड्राईलैंड फार्मिंग विच प्रैक्टिसेस इज मोर प्रोमिनेंट। जैसे कि ड्राईलैंड एग्रीकल्चर जो है, देखिए अलग अलग एरिया में अलग अलग क्रॉपिंग सिस्टम होता है, मगर यहाँ क्वेश्चन पूछा है डोमिनेंट कौन सा है। जितने भी ड्राई लैंड एग्रीकल्चर एरिया है या ड्राई लैंड फार्मिंग एरिया है, डोमिनेंट कौन सा है। तो सिंपल सा है, हमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं। सिंगल क्रॉपिंग, डबल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग। हाँ, करेक्ट आंसर हमारा है कि हमारे इंडिया में अभी भी मोस्ट ऑफ द एरिया में जो प्रीडोमिनेंट आपका प्रोमिनेंट जो है वो सिंगल क्रॉपिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया? सिंगल क्रॉपिंग। इसको पूरा सीरीज को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डली हुई होंगी, आप उस पर क्लिक करके आप इस ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।